नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में। आज की खास चर्चा है संस्कृति संपन्न मध्य प्रदेश, गोवर्धन पूजा से मोहन का संदेश। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार गो संवर्धन और पशुपालन के साथ ही प्रदेश की गौशालाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने को लेकर काम कर रही है। त्योहारों पर भी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विरासत को सहेजते हुए प्रदेश में उनकी व्यापकता को विस्तार देने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज रविंद्र भवन भोपाल में राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गोवर्धन पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर, हर गौशाला, हर गांव गोवर्धन पूजा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम के साथ कर गौमाता और प्रकृति के प्रति सम्मान और समर्पण के सहभागी बने। उन्होंने प्रदेश के हर विकास खंड में वृंदावन ग्राम की स्थापना किए जाने की भी बात दोहराई। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम के साथ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मुख्य आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर त्योहार में संदेश छिपा हुआ है। सरकार और त्योहार अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए हम हर त्योहार को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। गोवर्धन पूजा का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय से बनी हुई हर चीज अमृत के समान है। सीएम ने कहा कि हमने दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को नंबर 1 बनाना है। हमें प्रदेश के दुग्ध उत्पादन को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। गौशालाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती और पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट डेयरी उद्यमियों का सम्मान, आंगनबाड़ी केंद्रों के पंचगव्य उत्पादों का वितरण, अन्नकूट पशुपालन, कृषि एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं और दुग्ध उत्पाद एवं जैविक पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए इस पर सुनाते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया। गोवर्धन पूजा, दशहरा, शस्त्र पूजन, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, होली, सारे त्यौहार समाज की उनके साथ मनाने का जो निर्णय किया और खासकर गोवर्धन पूजा तो हमारी देशी पशुधन को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ताकत है। इसके भरोसे से हमारी प्राकृतिक खेती अच्छी करने के साथ साथ दूध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का स्थान तीसरे नंबर से निकल करके 1 नंबर पे आए। ऐसी बहुत सारी योजना हमारे द्वारा बनाई गई थी। आज मध्य प्रदेश के गौशालाओं से जुड़े हुए कई पुरस्कार भी भोपाल में दिए गए। गोवर्धन पूजा आज भी हो रही, कई लोग कल भी कर रहे हैं और हमने तो कहा कि जब गौ माता को पूजे तब अच्छा है। रोज गोवर्धन पूजा मने, इससे आनंद की क्या बात है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा के अवसर पर बधाई और आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, आइए हम घर घर गोपाल बनाएं, गौ माता को पालें, गोवंश को बचाएं, गौशालाओं में जुड़ें, गौशाला के माध्यम से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं, सुपुष्ट और पोषक तत्व के आधार पर फसल उत्पादन भी करें और हमारे दूध के विभिन्न प्रकार के उत्पादों के माध्यम से किसानों की भी आय बढ़ाएं। किसानों की आय डबल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पशुपालन विभाग में लगातार योजनाओं के आधार पर आगे बढ़ रही है। गौशालाओं का भी अनुदान हमने डबल किया है। 40 लाख की गौपालन योजना में 10 लाख का अनुदान हम दे रहे हैं। कई प्रकार की योजनाओं को लगाते हुए सच में पशुपालन विभाग के माध्यम से हमारे किसानों की, गरीबों की, युवाओं की सभी क्षेत्रों में आय बढ़ाने के ये प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर दीपावली के पावन प्रसंग के अवसर पर गोवर्धन पूजा की सबको बहुत बहुत। तो देखिए, संस्कृति संपन्न मध्य प्रदेश, गोवर्धन पूजा से मोहन का संदेश है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा हर घर, हर गौशाला, हर गांव गोवर्धन पूजा करने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने इसे लेकर कहा है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजने के लिए प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और गौशालाओं में गोवर्धन पूजा का आयोजन धूमधाम के साथ किया जाना चाहिए। गौमाता और प्रकृति के प्रति सम्मान और समर्पण के सहभागी बने, ये ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आह्वान किया है। ये हमारी आज की खास चर्चा है। इसमें हमारे साथ हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। इन्हीं के साथ पंडित विनोद गौतम ज्योतिषाचार्य हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ेंगे। रमेश शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? रमेश जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री का संदेश है, उन्होंने हर घर हर गांव में गौशालाओं के प्रति वे जागरूकता बढ़ा रहे हैं, गौ संवर्धन के प्रति वे जागरूकता बढ़ा रहे हैं, और आज गोवर्धन पूजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की जा रही है। तो ये जो कदम है सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ ही साथ हम इसे देखें सामाजिक एकजुटता का भी, ये जो कदम है ये एक एकजुटता का भी प्रतीक बन सकता है। रमेश जी, कैसे देखते हैं आप इसे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। मोटे तौर पर ये बहुत अच्छा अभियान मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। और एक बात और समझ लीजिए कि सरकार या सरकार के जो भी नेतृत्वकर्ता होते हैं वो नीति बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, अपील कर सकते हैं, कोई इसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को स्वयं आगे आकर के उसके अनुसार चलना होगा। गोवर्धन की पूजा केवल गौ पालन तक सीमित नहीं है। गोवर्धन की पूजा का अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे की जो कथा है वो इंद्रदेव की नाराज होना, और फिर कृष्ण जी का लंबी कथा है, कृष्ण जी का गोवर्धन को उठाना, पूरे ब्रजमंडल को एकजुट होकर के। तो इसमें सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा में उस संकल्प शक्ति का हमको संदेश मिलता है कि काम कितना ही कठिन हो, चुनौती कितनी कठिन हो, धमकी कोई दे रहा हो, यदि समाज एकजुट होकर के उसका सामना करेगा तो उसमें सफलता मिलेगी। एक संदेश तो यह है। दूसरा संदेश पर्यावरण के संरक्षण का है। पर्वत को अगर आप देखेंगे तो पर्वत बादलों का संतुलन करता है, और बादलों के संतुलन से बरसात का संतुलन होता है। यदि बादलों का संतुलन ना हो, बरसात का संतुलन ना हो, प्राणियों का पूरा जीवन जो है तो संकट में पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं दूसरा संदेश इसका पर्यावरण संरक्षण का संदेश है। फिर तीसरा जो इसका और संदेश आता है वो सामाजिक समरसता का संदेश है, क्योंकि जब इंद्र ने मान्यता दे दी सबके सामूहिक संकल्प के साथ, तो सारे लोगों ने फिर अन्नकूट बनाया। तो अन्नकूट के समय पूरे ब्रजमंडल से हर घर से कुछ ना कुछ बन करके आया। किसी के यहाँ से उबले हुए चने बन करके आए, किसी के यहाँ से अच्छी मिठाई आई। तो वो सारा खाना इकट्ठा किया गया ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारे यहाँ से कमजोर खाना आया, किसी के यहाँ से अच्छा खाना आया। तो सारा खाना मिला करके सारे लोगों ने भोजन किया। इसमें सामाजिक समरसता, इसमें कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है। सामाजिक समरसता का इतना अद्भुत संदेश इसमें है, एकजुटता का इसमें संदेश है, पर्यावरण संरक्षण का इसमें संदेश है। गोपालन को अगर आप देखेंगे, गोवर्धन के दिन हमारे यहाँ गांव में गाय के गोबर का प्रतीक बना करके उसकी पूजन होती है। सारी महिलाएं सवेरे उठ करके उसका पूजन करती हैं। वो पुरुष सारे जितने पालतू पशु होते हैं उनका श्रृंगार करते हैं, गाय की आरती उतारते हैं। तो मोटे तौर पर तो गाय को संरक्षण के लिए उसके गोबर, उसका गौमूत्र, उसका घी, तो कहीं ना कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था में जो गाय की भूमिका है, पशुओं की जो भूमिका है, उसके संरक्षण का इसमें बहुत अद्भुत संदेश है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, ये कृष्ण जी का काल अगर आप देखेंगे तो कुरुक्षेत्र की खुदाई से और द्वारिका के उत्खनन से ये लगभग 5000 वर्ष पहले का प्रमाणित हो गया है। इसका अर्थ है कि 5000 वर्ष पहले हमारे और आपके पूर्वजों को ये पता था कि बरसात कैसे होती है, बरसात का संतुलन कैसे करते हैं, पर्यावरण क्यों जरूरी है। तो ये कृष्ण जी का जो संदेश है, इसका मतलब हमारे पूर्वज हजारों वर्ष पहले, आधुनिक विज्ञान में जिसको आज प्रमाणित कर रहा है, वो सब हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज जानते थे। इसलिए भारत विश्व गुरु है। और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने यह अभियान चलाया है, मैं समझता हूँ इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए, हमारी सामाजिक समरसता के लिए, सामूहिक संकल्पशीलता के लिए, इसके लिए बहुत आवश्यक ये संदेश है। जी बिल्कुल। एक और बात इसमें रमेश जी सामने आ रही है कि सरकार ने प्रदेश के हर विकास खंड में वृंदावन ग्राम बनाने की भी इस दौरान बात कही है। तो इसमें धार्मिक पर्यटन इसे और ग्रामीण विकास की को जोड़ते हुए एक रणनीति के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। रमेश जी, देखिए, निश्चित रूप से ये एक अच्छी रणनीति है। अगर हर जिले में एक वृंदावन गांव बनेगा तो वृंदावन गांव का अर्थ क्या है? वृंदावन गांव का अर्थ है कि आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था, एक ऐसा गांव जिसको बाहर से कुछ ना लाना पड़े, सारी अपनी आवश्यकताओं की चीजें
वो खुद अपनी पैदा कर सकते हैं। वृंदावन गांव का ये है। आप अगर वृंदावन गांव को देखेंगे तो वहां केवल दूध दही का ही काम नहीं होता था, वहां सारे फल का, सब्जी का, अन्न का, और तो और वस्त्र निर्माण भी वहीं होता था। कपास की खेती होती थी और उस कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कुल मिलाकर के एक वृंदावन गांव का अर्थ हुआ एक आत्मनिर्भर गांव। तो ये अगर संकल्पना वो ले रहे हैं, मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी संकल्पना है। हर व्यक्ति को वृंदावन गांव इस पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। एक बात जरूर मैं यहाँ कहना चाहता हूं, जी धार्मिक जी पर्यटन ये जो शब्द चल निकला है, इस पर विचार होना चाहिए। तीर्थाटन अलग होता है और पर्यटन अलग होता है और देशाटन अलग होता है। बिल्कुल। रमेश जी, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में। गोवर्धन पूजा आज की जा रही है, इसका ज्योतिष महत्व क्या है और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है, सबसे पहले आप ये समझाइए। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये जो गोवर्धन पूजा हो रही है, ये आज से नहीं, ये सदियों पुरानी परंपरा है। जी और ये सदियों परंपरा इसलिए लागू हुई क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण जी थे वो प्रकृति के बहुत ही करीब थे। और प्रकृति देखा जाए तो गोवर्धन पर्वत के रूप में हमारे सामने है, जिन्होंने गोकुल वासियों का, वृंदावन मथुरा वासियों का जो है तो रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। इसकी एक कहानी होती है कि जिस समय पर इंद्र के अहंकार में वृद्धि हुई तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत, जो कि प्रकृति का स्वरूप है और सब कुछ देते हैं, उनको छाया देते हैं, उनको सभी प्रकार की उपज, अन्न, धन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, उसकी पूजा करने का निर्देश दिया। ऐसे में इंद्र भगवान कुपित हो गए और भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं और जो भी उनके ग्वाल बाल हैं और जो भी उनके अनुयायी हैं, उनके ऊपर मूसलाधार वर्षा जो है तो कर दी गई। ऐसे में उस मेघों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने एक अपनी उंगली से ही गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके और अपने जो है तो देशवासियों की, अपने गोकुल वासियों की रक्षा की। देखा जाए तो ये प्रकृति से संबंधित जुड़ा हुआ एक गोवर्धन पूजा का एक ये त्यौहार है। इस दिन गायों के लिए और ख़ास तौर पर गोवंश के हित के लिए कार्य किया जाता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी है गौ ब्राह्मण हिताय चो, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी का जो भी कार्य था वो ब्राह्मणों और गायों के हित में ही ज़्यादातर मतलब प्राथमिकता से था। उन्होंने सभी प्रकार से वेदों में और भागवत गीता में भी अगर देखा जाए तो इस दिन एक ही प्रकार का सिर्फ गोवर्धन पूजा नहीं, गो कीड़ा भी होती है। सुंदर गायों को सजाया जाता है और उनसे सुंदर जो मनोरंजन से संबंधित जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। गायों को सभी प्रकार से उनके सींग खुर से लेकर के सभी प्रकार के अभ्यंगता जो कि जो पुराने समय पर गेरू, राम, रज इत्यादि से संबंधित जो कलर पेंट होते थे वो उनको कराए जाते थे। सिंदूर आदि का टीका, चंदन पूजन विधिवत, मतलब उनको एक देव रूपी गोवंश को माना गया है और देव रूपी गोवंश की इस दिन पूजा करने का विधान भी है। और ज्योतिष शास्त्र में तो देखा जाए तो अमावस्या के दूसरे दिन ही, जो दिवाली की अमावस्या होती है उसके दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा का करने का विधान है। क्योंकि जो अमावस्या है वो 2 दिन है। इस बार ज्योतिषीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आज भी अमावस्या है, लेकिन आज की जो अमावस्या है वो दीप जलाने लायक नहीं थी, इसलिए कल जो है तो दीप जलाए गए। क्योंकि आज की अमावस्या ना तो प्रदोष काल में विद्यमान थी और ना ही महानिशा काल में जो कर्म काल। बिल्कुल पंडित जी, गोवर्धन पूजा को लेकर ये भी कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा गौ सेवा का भी दिन होता है। इसी दिन गौ सेवा का विशेष महत्व होता है, गौ दर्शन का विशेष महत्व होता है। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गोवंश के दर्शन का ही गोवंश की पूजा, अर्थात गौ के अलावा गोवंश और प्रतीक के रूप में तो अगर वैसे सभी को गोवर्धन पर्वत की इस दिन परिक्रमा लगाने का विशेष तौर पर महत्व दिया गया है, फल है। लेकिन अगर जो लोग परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं वो गोबर मतलब गोवंश की जो ढेर होते हैं उसको ही गोवर्धन पर्वत का रूप दे करके और गोवर्धन पर्वत के रूप में उनकी जो है तो पूजा विधिवत षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति है उससे करना चाहिए, जिससे पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर देखा जाए तो उनको धन धान्य की कमी नहीं होती है, सभी प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ये बनाया हुआ गोवर्धन का जो पूजा का ये स्वरूप है ये देश हित में है। ये चूंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है और ये सदियों से जो है तो कृषि पर आधारित व्यवस्था रही है, जिसमें
कि गोवंश जो है तो प्रमुख रूप से कृषि के उत्पादन में योगदान देते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा ये गोवंश और प्रकृति अर्थात गोवर्धन पर्वत, इन दोनों को जोड़ करके देखा जाए तो जो प्राणी हैं और प्रकृति है, इसको एक जोड़ा गया है और मनुष्य को उसको पूजा करने के एक विशेष तौर पर अपनाया गया है। मनुष्यों के द्वारा गोवर्धन पर्वत को गौ और अन्य जो धार्मिक कृत्य हैं उसके अनुसार बलि कीड़ा से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, गाय से संबंधित जो उनकी पूजा होती है, गौवंश की पूजा होती है, साथ ही गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। तो ऐसे में जो भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते सदियों से ये करता चला रहा है। कुछ समय जरूर ये जो तो बीच में कुछ चीज़ें विलुप्त हो रही थी, जिसको हमारे जो तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं एक ज्योतिषाचार हैं, ऐसा नहीं हो, कर्मकांडी भी हैं और मेरे ख्याल से तो पंचांगों और गणित की भी जो है तो वो ज्ञाता है। और ऐसे में जो उन्होंने ये संस्कृति के क्षेत्र में जो विशेष तौर पर रुचि लेकर के हमारे व्रत त्योहार और जो तो उत्सव हैं इनमें विशेष तौर पर विशेष भागीदारी की है, इसलिए उनका विशेष तौर पर अभिनंदन है। और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जो संस्कृति को लेकर के और अपने संस्कारों को लेकर के और जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल। रमेश जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। पंडित जी को आपने भी सुना, गोवर्धन पूजा के दिन गौवंश की सेवा की जानी चाहिए, उनकी पूजा की जानी चाहिए, ये महत्व है गोवर्धन पूजा का। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए लगभग 7,000 से ज़्यादा गौशालाएं हैं, उनमें जो सुविधाएं होनी चाहिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। गौवंश की तस्करी के हम मामले देखते हैं, ये इतने सारे मामले आ रहे हैं। जब हम गोवर्धन पूजा का आज दिन है, हम गौवंश के संरक्षण की बात करते हैं, तो इस प्रकार के कितने मामले सामने आ रहे हैं। कई गौशालाओं में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? ज़मीनी स्तर पर भी देखने की ज़रूरत है। आयोजन तो किए जा रहे हैं, हर प्रदेश स्तर पर राज्य स्तरीय आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो हकीकत सामने आती है उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, मोटे तौर पर निश्चित रूप से पंडित जी ने जो बात कही है वो बात बिल्कुल सही है और उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं उनमें दो बात और जोड़ना चाहता हूं कि आज आधुनिक विज्ञान ने ये साबित किया है कि गाय का जो गोबर होता है वो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का नाशक होता है। गौमूत्र भी बैक्टीरिया का नाशक होता है और गाय के आसपास ऑक्सीजन का जो मात्रा बनती है वो सुरक्षित रहती है। इसलिए हमारे यहाँ गाय के संरक्षण पर, गाय के पालने पर जोर दिया। अब आपने जो बात कही गौशालाओं की अव्यवस्था की, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि सरकार नीतियां बनाती है, सरकार निर्णय लेती है, सरकार अपील करती है कि ऐसा काम करो। बहुत सारी चीजें सामाजिक चेतना और सामाजिक जागृति के कारण होती है। बीच में चूंकि सल्तनत काल रहा, अंग्रेजी काल रहा, तब गाय की महत्ता निरंतर खत्म होती चली गई और उनके लिए केवल दूध और मांस तक उसकी सीमित होती रह गई। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो जो अरुचि आई है कि सड़कों पे गाय को छोड़ देना, गाय का दूध लगाया और छोड़ देना। अब चूंकि गायों के खड़े रहने की, गायों के रुकने की सारी जगहें, खुली जगहें खत्म होती चली जा रही हैं, या तो मकान बनते चले जा रहे हैं या खेती होती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को स्वयं आगे आना चाहिए। गौशाला की जरूरत ही ना पड़े, हर घर में गाय पाली जाए, हर किसान गाय को पाले, गौशाला की जरूरत ना पड़े। और अगर किसी गांव में गौशाला है तो बजाय सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कांग्रेस की भी आएगी और भाजपा की भी सरकार अभी चल रही है, पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, सरकारें आती जाती रहती है। कम से कम समाज में ये जागृति आए कि जो उनकी गौशाला है, गौशाला वो गांव की गौशाला हो या मंदिर की गौशाला हो, लेकिन रमेश जी अपने भारत में गौ को माता का रूप दिया गया है, माँ के समान लोग मानते हैं, तो इसके बाद भी हमें जागरूक होने की जरूरत है। क्या लोग जागरूक नहीं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? गौ को माता मानते, गौ माता हम बोलते हैं। देखिए, कई बार क्या रहता है कि गुलामी के समय जो जंजीर पहनाई जाती है, उस जंजीर को अगर हम आभूषण समझ करके उसका श्रृंगार करने लगे तो हमारा स्वत्व का बोध नष्ट हो जाता है। कहने के लिए गाय माता है, लेकिन क्या भावना समाज के भीतर बची है? 1200 साल तक हम जो गुलाम रहे, उस गुलाम में जो स्वत्व का बोध कमजोर हुआ है, वो आज 78-69 साल स्वतंत्रता के हो गए हैं, वो वापस लौट करके नहीं आया। मैं समझता हूं सबसे पहले तो हमको ये जो अंग्रेजों का हेलमेट है दिमाग पर, सिर पर वो बिठा करके चले गए, उसको हमको उतार करके फेंकना और अपने स्वत्व की ओर जाना और गांव को से जोड़ना।
आज ये माहौल बन गया है कि गांव में कोई काम नहीं है और नौकरी के लिए हमको शहर में आना। तो वो जो अंग्रेज नौकर बनाने का बीज डाल गए थे हमारे यहाँ, वो नौकर बनाने का बीज आज भी हर आदमी के दिमाग में है। जिस दिन ये नौकर बनने और बनाने का बीज खत्म हो जाएगा, हम गांव की तरफ लौटेंगे। तो गांव रोजगार में देने गाय की, को रमेश जी, देखेंगे। रोजगार देने की तो सरकार भी बात करती है, तो मतलब वो नौकर बनाने की बात कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, माहौल ही बन गया है नौकर बनने का, हर आदमी नौकरी ढूंढ रहा। तो कहीं फिर तो ये चपरासी की सरकार चार की से, जगह रमेश जी, होगी, सरकार से 40,000 सवाल करना एप्लीकेशन चाहिए आती कि है। या तो आप इतना स्किल डेवलपमेंट कर दीजिए कि नौकर ना बनना पड़े, और युवाओं को रोजगार देने की बात तो स्वयं सरकार कर रही है, जो सत्ता में बैठी सरकार है वो भी बात कर रही है। और देखिए, अगर मुझे बाहर आप- गायों, एक और आपने जो पहले बात कही कि जो सड़क पर गायों को छोड़ देते थे, तो गौशालाओं में जो गायें हैं उनकी स्थिति क्या है? क्या वहां पर हम देख रहे हैं आधुनिक तकनीकों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है? मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल उपकरण वहां पर है? क्या वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं? क्या वहां पर साफ सफाई है? जो गौशाला में ऑलरेडी गाय है, पहले से ही जो गाय है, उनकी क्या स्थिति है? दो सवाल है। देखिए, पहले मैं वो जो आपने रोजगार और नौकरी जी। की बात कही उस सरकार की, उस पर एक लाइन कह करके मैं गौशाला पर आता हूँ। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, चींटी से लेकर हाथी तक मनुष्य की तुलना में करोड़ों गुना है प्राणी। वो सारे प्राणी अपनी रोटी जुटा लेते हैं, अपने लिए घर जुटा लेते हैं, अपना जोड़ा बना लेते हैं और अपनी संतान पैदा करके उसको खाने कमाने लायक बना लेते हैं। उनको किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ती। अगर चींटी से लेकर हाथी तक सारे प्राणी कर रहे हैं, उसमें इंसान को सरकार की जरूरत पड़े और नौकरी की जरूरत पड़े, तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। वो जो अंग्रेज नौकर बनाने की कीड़ा हमको दिमाग में छोड़ गए हैं, उससे हमको मुकरना होगा। दूसरा, मैं गौशाला पर आता हूं। जैसा कि मैंने कहा है, उसी बात को दोहराता हूं। गौशाला अगर खुल गई है, सरकार ने गौशाला खोल दी है, सरकार ने अगर थोड़ा अनुदान भी दे दिया है, तो कहीं ना कहीं समाज में जागृति आनी चाहिए। हमारी बस्ती की गौशाला, हमारे गांव की गौशाला, हमारे शहर की गौशाला, लोगों में जागृति आनी चाहिए, तब ये गौशाला का प्रबंध ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। गोवर्धन पूजा में प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, जैसे मिट्टी हो गया, गोबर हो गया, अन्न, फूलों से पूजा की जाती है, इसका अर्थ क्या होता है? ये हमें धर्म, जो हमारा धर्म है, इतना खूबसूरत धर्म है कि हम एक छोटे त्योहार को भी हम इतनी उत्सुकता के साथ मनाते हैं और भव्य तरीके से मनाते हैं। तो प्रकृति आधारित जीवन की ओर लौटने का ये संदेश हमें देता है कि इतनी सारी चीज़ों को हम हमारी पूजा सामग्री के इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। जी, जावेद लोकेन चराचराणि गुल्लिम लतावर भूमित करानी प्रकृत्याम बसंताम तान सृष्टि रूपम। आदरणीय रमेश जी बैठे हुए हैं, वो जानकार हैं और भागवत मर्मज्ञ हैं, और मैं इतना जानता हूं कि आज की स्थिति में सनातन के जानकारों की कमी नहीं है, लेकिन जो मर्मज्ञता और सनातन के जो बिंदुओं पर जो रमेश जी चर्चा करते हैं वो बहुत ही सटीक होती है और प्रमाणिक होती है। ऐसे में अगर ये देखा जाए कि हमारे कण कण में देखा जाए तो हर प्रत्येक वस्तु का महत्व है। जैसा कि आदरणीय पत्रकार महोदय जो कि भागवत मर्मज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि चींटी से लेकर के हाथी तक सब अपनी व्यवस्था करते हैं और कोई जो है तो बड़ा नहीं होता। ऐसे में हमारे छोटे छोटे व्रत त्योहार भी कोई छोटे नहीं होते। सनातन जो परंपरा है, हमारी सनातन धर्म में हर त्योहार को एक से एक बढ़कर जो है तो मान्यता दी गई है, कोई भी छोटा त्योहार नहीं माना गया है। और उसमें जो पूजन सामग्रियां निहित होती हैं, चाहे वो षोडशोपचार से संबंधित सामग्री हो, चाहे दशोपचार से संबंधित हो, चाहे वो पंचोपचार से संबंधित हो, सभी में श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। गौ को माता हमने घोषित कर चुके हैं, लेकिन आत्मा से हमारे अंदर जो है तो वो मातृ शक्ति जागृत होनी चाहिए, समाज को अपनाना चाहिए। अगर जब तक समाज नहीं अपनाएगा तब तक हम कितनी ही गौशालाएं खोल लें, कितने ही लोगों को नौकर रख लें गायों के लिए, ऐसे तो बहुत सारे अभ्यारण्य बने हुए हैं और देशाटन बने हुए हैं, पर्यटन के स्थान बने हुए हैं और धार्मिक पर्यटन के स्थान भी बने हुए हैं। तो मेरा मानना है कि चूंकि गौ माता धार्मिक स्थिति से जुड़ी हुई है और सनातन धर्मावलंबी उनको माता का दर्जा देते हैं, ऐसे में उनको हृदय से जो है तो अपनाना चाहिए। और जहां पर ये हमारे धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र हैं, और खासतौर पर धार्मिक क्षेत्रों में विशेष तौर पर गौ माताओं की जो है तो मूर्ति लगानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शास्त्रों में आया है कि इनकी अगर पूजा
पूजा बंद होती है। और साथ में अगर इनके साथ में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता था, जैसे कि दूध और मांस तक सीमित हो गया गौ माता जी का यहाँ पर पृथ्वी पर रहना, तो पृथ्वी को प्रलय होने में देर नहीं लगेगी। जिस दिन गौ माता नहीं रहेगी उस दिन सभी चीजें नष्ट हो जाएंगी। ये हमारे पुराणों में व्याख्यान किया गया है। आपको रोकना चाहूंगी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मुझे रमेश जी की तरफ से चाहिए होगी। मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन को में 20% बढ़ावा देने की भी बात कही है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? एक छोटी सी प्रतिक्रिया रमेश जी। नहीं, निश्चित रूप से दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए और मध्य प्रदेश न केवल दूध का उत्पादक राज्य बने बल्कि दूध का निर्यातक भी बने। हमारे यहाँ जो है दूध के उत्पादन में जो भूमि है, जो हमारे जो गाय का जो खास तौर से नस्ल है वो बहुत उत्तम नस्ल है, तो इसमें हमको निश्चित रूप से लोगों को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी। तो देखिए, गोवर्धन पूजा का आज खास दिन है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। 20% दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। संस्कृति संपन्न मध्य प्रदेश है, गोवर्धन पूजा से मोहन का ये संदेश है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हर घर, हर गौशाला, हर गाँव में गोवर्धन पूजा करने का आह्वान किया है। इसी के साथ एक और बात चर्चा के दौरान आई है कि गौ माता को दिल से माता मानिए, तभी गौ संरक्षण और गौशालाओं में गौ माता को रखने की जरूरत नहीं होगी। गौ माता ऐसे बाहर जो फिरते, हम कहते हैं कि आवारा मवेशी बाहर फिर रहे हैं, उसी के दौरान हादसे होते हैं, गौ तस्करी के मामले बढ़ते हैं। जब यदि दिल से हम गौ माता को माता के रूप में हम देखेंगे, माता मान लेंगे, तो ये सारे जितने भी मामले हैं बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। फिलहाल इस मध्यकाल की खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।